हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और फर्स्ट पेपर पर आधारित ये एमपीपीएससी 2020 पर सीरीज चल रही है, जिसमें कि 24th ये वीडियो है। और इससे पहले 23 वीडियोस में ला चुका हूँ और हर लेक्चर में मैं 25 क्वेश्चंस कवर करता हूँ, जो कि एमपीपीएससी के जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं जीके करंट अफेयर्स मिलाकर, तो वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अधिक से अधिक एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी मेरी वीडियोस को देख पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। याद रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करना है आपको, देन यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। तो उससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूं। और ये पूरी की पूरी सीरीज नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है 2020 में, उस पर आधारित ये पूरी सीरीज चल रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 24वां पार्ट, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? विकल्प आपके सामने हैं: विज्ञान, पर्यावरण, खेल और पत्रकारिता। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता के लिए उसमें जब उत्कृष्ट योगदान जो व्यक्ति देता है उसको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है यूएस, ठीक है ना, यूएस के द्वारा दिया जाता है। और ये पुलित्जर सरनेम है किसी का, ठीक है ना। और इनका जो पूरा नाम था वो कौन था? ये अमेरिकी एक प्रकाशक थे, एक ये मान के चलिए कि एक पत्रकारिता विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और उनका नाम था जोसेफ पुलित्जर, ठीक है ना। ये जरूर जरूर याद रखिएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों दिया जाता है ये, ठीक है ना। तो जोसेफ पुलित्जर नाम था इनका। तो इन्हीं के नाम पर 1917 में ये पुरस्कार चालू किया गया था। और इसको चालू किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, ठीक है ना, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इसको चालू किया था। और ये पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे जाना माना, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है, विश्व के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि किस यूनिवर्सिटी ने चालू किया और कहाँ का है ये यूएस का है ये। और इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2017 में इसको चालू किया था। और किसके नाम पर? जोसेफ पुलित्जर, जो कि एक अमेरिकन एक प्रकाशक थे, जो कि अपने पत्रकारिता में एक ही विशेष महत्व रखते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस को लिखा है किसने? ऑस्टिन ने, रॉयल्स ने, सेवनी ने, या फिर हॉल्म हॉल्मस ने। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सेवनी। सेवनी के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है ना, ये वाला जो बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न आ गया, नोबल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जेनेवा, या फिर द हैग। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ओस्लो। ओस्लो में इसका प्रोग्राम आयोजन होता है। और ये शांति के लिए जो पुरस्कार होता है उसके लिए समारोह इस ठीक शहर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, द सेनेटिक वर्सेस ये किताब किसने लिखी थी? अरुंधति राय, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, या फिर तस्लीमा नसरीन। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सलमान रश्दी ने ये बुक लिखी है, जिसका नाम है द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं? सादको, रोजलिन हिंगिस, मैरी रॉबिन्सन, या फिर कैरोल बेलामी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, रोजलिन हैंगिस, ठीक है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी न्यायाधीश रह चुकी हैं महिलाओं में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी? यानी कि कितने प्रतिशत वो बढ़ा था, ठीक है ना। कितने अंकों की वृद्धि हुई थी प्रतिशत में? 8 अंकों की, 7 अंकों की, 10 अंकों की, या फिर 9 अंकों की लिंगानुपात में। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है सी,
10 अंकों की लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न आ गया, जबलपुर में किन किन संस्था का मुख्यालय स्थित है? मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन या फिर ये सभी। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है ये सभी, यानी कि ऊपर दिए हुए जितने भी विकल्प दिए हैं इन सभी का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, यानी कि टेबल टेनिस एसोसिएशन का भी है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का भी है और साथ में हॉकी एसोसिएशन का भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत में सुरक्षा सेना का प्रथम संयुक्त थिएटर कमांडर कहाँ स्थापित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोचीन, विशाखापत्तनम या फिर गोवा। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह स्थापित किया गया है, जो कि सुरक्षा सेना का प्रथम संयुक्त थिएटर कमांड है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, अप्सरा नाम है भारत के पहले किस चीज का है अप्सरा नाम? नाभिकीय अभिकर्मक का, हेलीकॉप्टर का, भूमि युद्धक टैंक का या फिर रेलवे लोकोमोटिव का। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है आ, यानी कि ए, नाभिकीय अभिकर्मक का। ये भारत में जो पहला नाभिकीय अभिकर्मक बना था उसका नाम दिया गया था अप्सरा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग का जो नाम से पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? यूनेस्को, CIESR, समाज कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और तकनीकी विभाग। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। और किसने की थी इसकी शुरुआत? कौन थे इसकी शुरुआत करने वाले? इसके फाउंडर कौन है? कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक वो रहे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक, ठीक है ना, उड़ीसा के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक। ठीक है ना, वो रहे थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और 1952 में, और इसका नाम था कलिंग फाउंडेशन। ठीक है ना, और ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान, ठीक है ना, साइंस में कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है और उसमें उसका बहुत ही ज्यादा असाधारण योगदान होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा योगदान दिया जाता है, देने वाले व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 1952, बीजू पटनायक और यूनेस्को और कलिंग पुरस्कार, ये तीनों चारों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती, कमलाबाई, अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती को कहते हैं रामगढ़ की झांसी की रानी। रामगढ़ क्षेत्र कहाँ पर है? ये है बघेलखंड क्षेत्र में, याद रखिएगा, बघेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर है रामगढ़, और वहीं पर राज करती थी रानी दुर्गावती। ठीक है ना, गोंड वंश की थी ये, और वहां पर इन्होंने राज किया है। ठीक है, तो दलपत शाह की ये पत्नी थी। संग्राम शाह का जो पुत्र था दलपत शाह, उनकी पत्नी थी, लेकिन दलपत शाह की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। उसके बाद में झांसी की रानी ने इसका पूरा का पूरा शासन संभाला था। ठीक है ना, गोंड वंश का। तो उसी समय की ये झांसी की रानी, जिस तरीके से झांसी की रानी ने अपनी अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी आत्मदाह किया था और खुद ब खुद अपनी मौत को गले लगाया था, उसी तरीके से झांसी दुर्गावती ने कटार घोंपकर अपनी आत्मरक्षा की थी। ठीक है ना, और ये किस समय की बात है? जब अकबर ने आक्रमण किया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं
और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? मत्स्य की, अवंती की, अस्मक की या फिर वज्जी की? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है अवंती। अवंती थी उज्जैनी, ठीक है ना, महाजनपद काल में, जो कि उज्जैन की महाजनपद युग में अवंती राजधानी रहा करती थी। और मध्य प्रदेश में कुल 2 महाजनपद थे, एक अवंती और दूसरा चेदी। और अवंती की 2 शाखाएं थी, एक अवंती और दूसरी माहिष्मती, ठीक है ना। अवंती जो कि उज्जैनी में है अभी इस समय, और माहिष्मती जिसको कि महेश्वर बोलते हैं, महेश्वर जो कि खरगोन में है, ठीक है। तो ये दोनों शाखाएं थी, एक दक्षिणी शाखा जो कि माहिष्मती और उत्तरी शाखा जो कि अवंती, ठीक है। और पूरे भारतवर्ष में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश
कि किस जिले में हिंदू यूनानी शासक मिनंडार के सिक्के मिले हैं? जबलपुर, बालाघाट, मंडला या फिर सीधी? तो कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका सही विकल्प है बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है बालाघाट, वहां पर मिनंडार के सिक्के मिले हैं। और खनिज के मामले में बालाघाट क्षेत्र काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर मिनरल्स के बारे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीज हुआ, तांबा हुआ, ये बालाघाट में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज की खदान भरवेली बालाघाट में है। तांबा की खदान जो है कौन सी, मलाजखंड, वो भी बालाघाट में है। तो इस कारण से काफी ज्यादा उपयोगी है बालाघाट मध्य प्रदेश में खनिज के मामले में। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो है ये यूनानी जो इतिहास में है, ठीक है ना। हिंद यूनानी शासक मिनंडार के सिक्के बालाघाट में प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रदेश में कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? मृदा अपरदन कौन से जिले में सबसे अधिक होता है? मुरैना, श्योपुर, भिंड या फिर मंदसौर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है मुरैना। जो मुरैना क्षेत्र है चंबल घाटी का, बिल्कुल चंबल से लगा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा मृदा अपरदन का शिकार हो रहा है मुरैना, जहाँ पे कि मिट्टी खत्म होती जा रही है, यानी कि डेड, ठीक है ना, मिट्टी का खत्म, मिट्टी की फांसी बोल सकते हैं। मिट्टी खत्म हो रही है यहाँ पर, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो उपजाऊ भूमि है, वो एक बीहड़ की तरह कन्वर्ट होती जा रही है। तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा अगर कोई जिला झेल रहा है तो वो मुरैना जिला झेल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? कुएं और नलकूप, तालाब, नहर या फिर तालाब और नहर? तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है कुएं और नलकूप। यही सही विकल्प है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर सिंचाई होती है तो वो कुएं और नलकूप से होते हैं, और टोटल 67% जो क्षेत्र है वहां पे सिंचाई कुएं और नलकूप से की जाती है, ठीक है ना। बाकी 21.3% का जो एरिया है, इसमें जो सिंचाई होती है वो नहर बनाकर की जाती है, यानी कि तालाबों से जो नहर बनाई जाती है उसके बाद में इसकी सिंचाई की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी शामिल नहीं है? हलाली, नर्मदा, चंबल और ताप्ती? तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है इसका हलाली नदी। हलाली जो नदी है वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि ये छोटी नदी है और ये एक सहायक नदी है। इस कारण से ये नदी शामिल नहीं है संरक्षण योजना में। जो बड़ी नदियां हैं वो तीनों नदी बड़ी नदियां हैं, नर्मदा हुआ, चंबल हुई और ताप्ती नदी हुई, ठीक है ना। तीनों मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में आती है, और एक नदी और आती है, वो आती है सोन नदी, ठीक है ना। प्रमुख नदियों में नंबर गिना जाता है। इसके अलावा एक नदी और है, वो है बेतवा, ठीक है ना, ये भी प्रमुख नदियों में गिना जाता है। और भी है एक नदी, वो कौन सी है? कैन नदी। एक और आती है, वो आती है तमस नदी, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रमुख नदियों में इनका नाम आता है, ठीक है ना। तो ये सारी नदियां जो हैं ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर बहती है पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? 1077, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही बहती है ये 1077, बाकी 1312 चलती है ये, ठीक है ना, पूरे तीनों राज्यों में। तीन जो राज्य हैं उसमें चंबल 965 किलोमीटर बहती है, ठीक है ना। और इसी तरह ताप्ती 724 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और सोन नदी ये कितनी है? 785 किलोमीटर बहती है ये। और बेतवा नदी ये कितनी है? 480 किलोमीटर बहती है। तो इस तरीके से ये सारी नदियां बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राजकीय पक्षी शाहबुलबुल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? फैन, सरदारपुर, केन या फिर रायता पानी? तो कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें कि शाहबुलबुल, जिसको कि क्या बोलते हैं? दूधराज भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। दूधराज नाम से भी जानते हैं, और ये राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का। तो इसका जो संरक्षण किया जा रहा है ये सरदारपुर में किया जा रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और सरदारपुर कहाँ पर है? ये है धार में, ठीक है ना, धार जिले में है सरदारपुर, रतलाम से लगा हुआ। और यहीं पर रतलाम में भी
एक अभ्यारण्य है, वो है कौन सा, सैलाना, सैलाना अभ्यारण्य है, ठीक है ना। यहाँ पे कि इन दोनों में, ठीक है ना, सरदारपुर और सैलाना, इन दोनों में खरमोर का भी संरक्षण किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, खरमोर पक्षी का भी संरक्षण किया जा रहा है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नाना देशमुख राष्ट्रीय सम्मान किस बजट में शुरू किया गया था? वर्ष 2011 10-11 में, 11-12 में, 12-13 में या फिर 9-10 में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 12-13। वर्ष 2012-13 में नाना देशमुख राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रकाश चंद्र सेठी। ये विकल्प बिल्कुल सही है। ये थे मध्य प्रदेश में योजना मंडल आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अभी तो योजना आयोग खत्म हो गया है, ठीक है ना, और उसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई है, मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और कब की थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत की थी 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो इसके उपाध्यक्ष हैं मिस्टर राजीव, ठीक है ना, मिस्टर राजीव इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो सीईओ हैं नीति आयोग के, वो हैं कौन? अमिताभ कांत, ठीक है ना, मिस्टर अमिताभ कांत, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश सरकार की बालिका समृद्धि योजना का लाभ कितनी लड़कियों पर मिलेगा? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। जिनकी 2 लड़कियां होंगी उनको बालिका समृद्धि योजना का लाभ मध्य प्रदेश सरकार देगी। अगला प्रश्न आ गया, 21वां दुर्लभ वाद विनोद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर ग्वालियर? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित रविंद्र भवन क्या है? सभागृह, संग्रहालय, पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सभागृह। एक सभागृह है जिसमें कि सभा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राई स्वांग, नौटंकी, काठी या फिर माचा? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है राई स्वांग। ये बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और माचा कहाँ का है? ये मालवा का है, ठीक है ना। मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है माचा, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस जिले में जहाज महल, हिंडोला महल और जहांगीर महल स्थित है? धार, इंदौर, सतना या फिर रीवा? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है धार। धार जिले में स्थित है ये हिंडोला महल, जहाज महल और जहांगीर महल। और कहाँ पर है ये है मांडू में। मांडू जो कि एक हेरिटेज सिटी है, जिसको आप सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं, जॉय ऑफ सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको आने वाले समय में ये यूनेस्को की हेरिटेज में भी शामिल होने वाली है। अभी अभी इसकी पूरी जानकारी मिली है कि ये बहुत ही जल्द यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होने वाली, विश्व धरोहर में की सूची में भी इसको शामिल करने वाले हैं यूनेस्को, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मुक्तिगिरी नामक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? सिवनी, बैतूल, दतिया या फिर सागर? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है बैतूल। बैतूल में स्थित है ये मुक्तागिरी, जो कि जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में लिए, जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहे हैं और मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ ही साथ में मेरी वीडियो को आप लाइक करते हुए चलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी एमपी 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी इस सीरीज से जुड़ पाएं और लगातार एमपीपीएससी जीके की पूरी सीरीज
देख पाएं, जिससे कि उनको सारे क्वेश्चंस का आइडिया मिले, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो सही समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।